हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं जिसका नाम है एन अना एकेडमी टीचिंग एंड नोट्स। मेरा नाम तापसी शर्मा है और आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने आ रही हूँ। इससे पहले भी इस चैनल पर संस्कृत की क्लासेस हुई हैं, पर तब प्राइमरी लेवल की संस्कृत पढ़ाई गई। मैं अपर प्राइमरी मतलब 9th और 10th से रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करूँगी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का क्या मीनिंग होता है? उच्चारण स्थान का मीनिंग तो पहले हम ये सोचेंगे, इस चीज को जानेंगे, ये सोचकर पता करेंगे कि उच्चारण किस चीज का उच्चारण। उच्चारण हर वो शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है। और शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह। बहुत सारे शब्द कैसे बनते हैं? बहुत सारे अक्षरों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अक्षरों में भी हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं हमारी सभी मात्राएं, आ, ई, उ से लेकर आह तक, ठीक है। और हमारे व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें सभी वर्ग आते हैं। वर्ग से मेरा क्या तात्पर्य है? वर्ग से मेरा ये तात्पर्य है कि क ख ग घ य, ये हुआ क वर्ग, फिर च छ ज झ य, ये हुआ च वर्ग, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, ठीक है। ये सब हमारे होते हैं व्यंजन। अब इन्हीं व्यंजनों और स्वरों को हम अपने मुख के किस भाग से बोलते हैं, उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। उस भाग को कहते हैं उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान जानने के लिए हमें कुछ सूत्रों को देखना होगा। वो सूत्र क्या है? जैसे कि पहला सूत्र है जो मैं यहां लिखूंगी, इस सूत्र को जब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसको पूरा खोल के रखेंगे, तो इसमें बहुत सारे स्वर और व्यंजन मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहां पे लिखा है कंठ। यही वो उच्चारण स्थान है जिसका हम उपयोग करते हैं इन सभी स्वर और व्यंजनों को यूज कर बोलने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहां पे अ लिखा है, तो संस्कृत में अ का मीनिंग होता है छोटा और बड़ा आ दोनों, ठीक है। और यहां पे आया कु। कु क्या डिनोट कर रहा है? कु बता रहा है क वर्ग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ और य, ठीक है। ये हुआ क वर्ग। और क वर्ग के बाद यहां पे लिखा है ह, तो हा व्यंजन, और उसके बाद लिखा है विसर्ज। विसर्ज यहां पे क्या बता रहा है? विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है ये। और इसका क्या साउंड है? जब हम विसर्ग बोलते हैं, जो भी किसी शब्द के पीछे लगे होते हैं, तो क्या साउंड आता है? ह, ठीक है। तो अ, क, ख, ग, घ, य, ह और विसर्ग, इन सब को बोलने के लिए हमें अपने मुख का में कंठ, इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। कंठ क्या होता है? कंठ होता है हमारा गले का भीतरी भाग, ठीक है। जब भी हम अ, आ, क, ख, ग, घ, य, ह बोलेंगे, तो हमारे कंठ पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा और वायु से सबसे ज्यादा वायु यहां से होकर गुजरेगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। लास्ट में जो ये शब्द लिखा है कंठः, यही हमारा उच्चारण स्थान है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अक्षर, ये व्यंजन और स्वर किससे बोले जाते हैं? कंठ से। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो
ये शब्द है, इस शब्द में से वो अक्षर, वो स्वर या व्यंजन बताइए जिसके लिए हमें कंठ उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप बताएंगे, इस सूत्र को देखकर आप बताएंगे, एक तो क दिख रहा है आपको, क वर्ग का पहला अक्षर क, ठीक है। पर जब हम इस शब्द को विच्छेद करेंगे, मतलब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इसमें हमें क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये निकलेगा। तो इसके साथ हमें एक और अक्षर मिल गया जो कि कंठ से उच्चारित होता है, जैसे कि अ, ठीक है। तो आपको ये दो स्वर और एक व्यंजन मिल गया जो कि कंठ से बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हसित, इस शब्द में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो यहां पे आपको दिखेगा हा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो इसमें ह का साउंड आ रहा है, तो ह के लिए कंठ यूज होता है। और कुछ और भी होगा, जैसे मैंने आपको पहले विच्छेद करके बताया, तो हा को जब हम तोड़ेंगे तो हा में ये और ये निकल कर आएगा, तो ये और ये दोनों ही व्यंजन और स्वर दोनों के लिए कंठ का यूज होता है, कंठ का प्रयोग होता है। अब हम इसके आगे अपने नेक्स्ट सूत्र पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सूत्र है इचु यशानाम तालु। तालु हमारे मुख के किस भाग को कहते हैं? तालु हमारे मुख के ऊपरी भाग को कहते हैं, और जो कि मसूड़ों के एकदम सटा हुआ होता है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इचु यशानाम तालु, तो मैंने आपको पहले भी बताया संस्कृत में यहाँ ई लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ छोटी ई नहीं, यहाँ पर छोटी ई के साथ बड़ी ई। उसके बाद चू, चू का मतलब है यहाँ पर च वर्ग, च के बाद जो भी अक्षर आते हैं उनके 5 वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे च, छ, ज, झ और य। उसके बाद है य, इसका मतलब य और श। ये सभी स्वर और व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें तालु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्या तात्पर्य है इस चीज का? इस चीज का यही तात्पर्य है कि ई, च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण तालु, तालु मतलब तालु पर सबसे ज्यादा हवा तालु से टकराते हुए तब हमारे मुख से निकलती है, तब हम ये अक्षर बोल पाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूं, यहां पे मैं लिखती हूं चिन्हित, मैंने चिन्हित लिखा और मैंने आपसे ये कहा कि चिन्हित में वो अक्षर बताइए जो कि तालु से उच्चारित होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे च है, च दिख गया आपको, और कौन सा अक्षर दिख रहा है यहाँ पर जो कि तालु से बोला जाता है? च और ई, यहाँ पे ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे च और ई ये दो अक्षर हैं जिसके लिए हमें तालु का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे के सूत्र पर। हमारा अगला सूत्र है ऋतु रसाणा मूधा। अब यहां पे मैं जब इसको एक्सप्लेन करती हूं तो क्या आता है? री और एक री, यह है लघु और यह है दीर्घ, ह्रस्वरी और दीर्घरी, ठीक है। उसके बाद टू, टू का मीनिंग वही है ट वर्ग, जिसमें ट,
ठ, ड, ढ और ण, ये सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद र और श, मूर्धन्य श कहते हैं हम इसको। ठीक है, मूर्धन्य श इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको उच्चारित करने के लिए हमें मूर्धा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जब मैं इसे देखती हूं तो री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, री, र और श के लिए मूर्धा की जरूरत है हमें। अब मूर्धा हम किस चीज को कहते हैं? हमारे मुख का वो भाग जो कि एकदम आप अपनी जीभ को फोल्ड करोगे और एकदम पॉइंट पे सेंटर में टच करेगा, उसे मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तालु उससे थोड़ा आगे का भाग है, एकदम सेंटर में जब टच करोगे तो उसे मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा का यूज इन सभी अक्षरों को उच्चारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग करते हैं हम सब। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगी कि ये शब्द नाट्य, नाट्य मैंने लिखा। अब इस शब्द में मूर्धा से उच्चारित होने वाले अक्षर यहां बताइए। तो मेरे को दिखेगा यहाँ पे न है, न में आ की मात्रा है, तो ये तो मूर्धा से नहीं बोले जाते। उसके बाद ट, हाँ ट है जो कि मूर्धा से बोला जाएगा। उसके बाद य है यहाँ पे कहीं, या भी मूर्धा से नहीं बोला जाता। इसका मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ ट मिला, इसको मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले सूत्र पर चलते हैं। हमारा अगला सूत्र है ऋतुलसानाम दंताः। अब दंताः के बारे में तो यहाँ पे मोस्टली लोग जानते होंगे। दंताः का क्या मीनिंग है? दंताः होते हैं हमारे दांत, टीथ। ठीक है, जिन पर वायु सबसे ज्यादा दबाव डालती है जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं। कौन से हैं वो अक्षर जिनके लिए हमें दंता नामक उच्चारण स्थान का यूज करना पड़ता है? वो हैं लृ, तु, त वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल के साथ स। इन सब अक्षरों को बोलने के लिए हमें दंत उच्चारण स्थान का यूज करना पड़ता है। अब यहां पर एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे मैंने आपको पहले पूछा कि आप ये शब्द है और इसमें से दंत्य वर्ण बताइए, कंठ वर्ण बताइए, मूर्धन्य वर्ण बताइए। वर्ण का मतलब भी अक्षर ही होता है। जैसे कि द्रवित, द्रवित शब्द में वो अक्षर बताइए जो कि दंत्य वर्ण हैं, जिनके लिए हमें दंत उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको द दिख रहा है, जिसके लिए दंत का उपयोग हम करते हैं। साथ में त, यहाँ पे त है और त दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों अक्षरों के लिए हमें दंता उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम अपने अगले सूत्र पर चलते हैं। हमारा अगला सूत्र है उपपद्मानयानाम ओष्ठौ। ओष्ठौ का क्या मीनिंग होता है? होठ, लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे उ, बड़ा उ, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म और उपपद्मानयानाम एक टर्म होती है पद्मानीय। ये चिन्ह संस्कृत से रिलेटेड है। ये उपपद्मानीय है जो कि प और फ इससे पहले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उ, प, फ, ब, भ, म और पद्मानीय प, फ। हमेशा इन अक्षरों को बोलते हुए आपको अपने होठों को मिलाना पड़ेगा। आप
प, फ, ब, उ, म बिना होठों की मूवमेंट के यूज नहीं कर सकते, इनको पुकार नहीं सकते। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक शब्द देती हूं, आपको ये पता करना है कि उसमें कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि ओष्ठ से उच्चारित होता है। जैसे कि भ्रमित, भ्रमित में एक अक्षर है भ, तो हाँ हमें भ मिला जो कि ओष्ठ से बोला जाता है। उसके बाद म भी है जो कि ओष्ठ से बोला जाता है। अब मैं यहां देखती हूं कुछ और अक्षर है जो कि ओष्ठ से बोला जाता है, नहीं, यहां पे सिर्फ भ और म है जो कि ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे अक्षर हैं, कुछ ऐसे व्यंजन, कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके लिए हमें एक से ज्यादा उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है। आगे हम उसी की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सूत्र है यम गंग ण ना नाम नासिका। अब नासिका क्या बता रहा है, नासिका का क्या मीनिंग होता है? नासिका का मीनिंग होता है नाक, हमारी नाक। ठीक है, अब ये जो सारे व्यंजन दिख रहे हैं आपको, ये व्यंजन हर वर्ग के आखिरी व्यंजन है। जैसे क वर्ग का आखिरी व्यंजन है ये, फिर च वर्ग का आखिरी व्यंजन है ये, य, और उसके बाद ट वर्ग का आखिरी व्यंजन ड है, फिर त वर्ग का आखिरी व्यंजन है न, और प वर्ग का आखिरी व्यंजन है म। ठीक है, ये सारे व्यंजन जो आपको दिख रहे हैं ये हर वर्ग का आखिरी अक्षर है। जैसे कि क वर्ग का आखिरी अक्षर है ग, च वर्ग का आखिरी अक्षर है य, ट वर्ग का आखिरी अक्षर है ण, त वर्ग का आखिरी अक्षर न, और प वर्ग का आखिरी अक्षर म। ठीक है, इन सभी अक्षरों को ये गण य न म, इन सबको बोलने के लिए नासिका प्रयोग में आती है। ठीक है, ये इजी है क्योंकि इसमें कम अक्षर हैं। अब आगे हम कुछ ऐसे अक्षरों के प्रति आगे बढ़ेंगे जिनके लिए हमें एक से ज्यादा उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता है।